समझना आना चाहिए कि किसी भी टॉपिक के ऊपर हमारे पास कितने पैरामीटर। गुड मॉर्निंग अगेन एंड वेलकम बैक। किसी भी एक टॉपिक को किस तरह से देखा जाता है, तुमको अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। इन लोगों को वैसा नहीं पढ़ाया जाता है, वो अंडरग्रेड वाला मामला है। ओके, सो एक छोटा सा होमवर्क हमारे पास था जिसको आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा बेहतरीन अच्छे से। सबसे पहले राजा स्लेव डिनास्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐबक टर्किश पेरेंट्स को बिलोंग करते थे और तुर्किस्तान में पैदा हुए थे। उसको बचपन में बेच दिया गया था, स्लेव बना दिया गया था। निशापुर से इनको ख़रीद लिया था एक बंदे ने, लोकल बंदा था, काजी था वहाँ का। काजी इज़ द जज काइंड ऑफ अ थिंग। और वहाँ उस काजी ने इनको हर चीज़ सिखाई थी। उसके बाद में फिर जब काजी की डेथ हो जाती तो उन्हें फिर बेच दिया जाता है और मोहम्मद ऑफ गुर, जिसे हम मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं, वो इसे ख़रीद लेता है। अब कैपेबिलिटी थी, लिटरेट था, हाईली लिटरेट था, हाईली एबल था, टेक्निक्स जानता था। बहुत तेज़ी से ग्रो करता चला गया और मोस्ट वैल्यूड जनरल बन जाता है। इसके 3 ख़ास जनरल थे मोहम्मद गोरी के। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, दूसरा याल्दूज और तीसरा था कबाचा। तो ये 3 मेजर थे। और उसके बाद में एक और बंदा था, वो अनफॉर्चुनेटली जल्दी मर जाता है तो पंगा ज़्यादा देर नहीं चलता। क्या नाम था? ना 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 ना, वो तो इसका गवर्नर के अंडर में सूबेदार था, वो इतना पावरफुल नहीं था। बेसिकली जब ग्वालियर के ऑक्यूपेशन की बात होती है तो गौरी यहाँ से जब जाता है तो एक बंदे को यहाँ छोड़ के जाता है कि ग्वालियर पे कब्जा करना। अब वहाँ के जो राजा थे वो गेम खेल जाते हैं और वो सरेंडर करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, ग्वालियर का फोर्ट। तो दोनों जनरल के बीच में मनमुटाव होता है, लेकिन दूसरा जनरल उसी टाइम शांत हो जाता है, तो वो झगड़ा बड़ा नहीं होता। जब मोहम्मद गोरी की डेथ होती है, जो हमने पहले गोरी एंड गजनी वाले पार्ट में देखा था, तब ये तीनों अपने अपने एरियाज़ के अंदर राजा बन जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास दोआब वाला बेल्ट था जिसमें उसकी कैपिटल हुआ करती थी लाहौर। वो लाहौर से राज किया करता था। दिल्ली उसके अंडर में था। यमुना और गंगा का दोआब का पार्ट भी उसके अंडर में हुआ करता था। इसके कुछ टाइटल्स आते हैं। पहला टाइटल था मलिक, दूसरा था सिपह सालार। ये तुर्क है, इलबारी है, और तर्क जैसे ही बोला ये ट्राइबल लोग हैं, दे आर नॉट। उस टाइम तक ये लोग खाना बदोश ज़िंदगी गुजारा करते थे, नोमाडिक हुआ करते थे। इन लोगों के एस्टैब्लिशमेंट इसी टाइम पीरियड पे बनना चालू हुए जहाँ बड़े बड़ी सिटीज़ इन्होंने इवॉल्व करी हैं। प्रीसीडिंग टू दैट पार्ट टर्क्स इवॉल्व होते हैं। साथ ही साथ में जब इनिशियल फेज के अंदर इसकी बात होती है तो इसे घुड़सवारों का जो दस्ता हुआ करता था उसका हेड बनाया था, जिसे बोला जाता था अमीन अकबर। तो ये उसकी मोहम्मद गोरी के टाइम पर पोस्ट हुआ करती थी। फिर बाद में उसको तराइन 2 के बाद इंडिया का गवर्नर बना दिया जाता है। बंदा काफ़ी सारे काम करता है। सबसे पहला काम, बहुत कम टाइम पीरियड है, 4 साल का टाइम पीरियड है, जो हमने चार्ट बना के काम किया था। उस चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बड़ा आराम से समझ जाएंगे। 1206 से 1210 तक था। कैपिटल लाहौर था और हेडक्वार्टर दिल्ली हुआ करता था, जिसे इंद्रप्रस्थ भी बोला गया है। इसने अपने मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर रखे थे आपस में ट्राइबल लीडर्स के साथ जो मेजर थे। इल्तुतमिश इसका दामाद था, सन इन लॉ। बड़ा जनरल है, बहुत बड़ा जनरल है। इल्तुतमिश इसके टाइम पर मालवा के एरिया के अंदर गवर्नर था, स्पेशली इन ग्वालियर। देन नासिरुद्दीन कबाचा को इसने अपनी बहन दी हुई थी, सो ही वॉज हिज ब्रदर इन लॉ। साथ ही साथ में याल्दूज, दैट इज ताजुद्दीन याल्दूज, इसका फादर इन लॉ था, यानी याल्दूज की जो बेटी थी वो इसकी पत्नी थी। सो दैट इज द रिलेशनशिप जो इनमें आपस में चल रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका हुआ करता था उसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, चूंकि इसने कोई बड़ा टाइटल नहीं रखा था, सो सिंपल आप समझ सकते हैं कि ही हैड नो टाइटल, ही वाज सिंपल मलिक एंड सिपह सालार। सिपह सालार इज जनरल, सिपह सालार मलिक या मालिक। इसके बाद में इसको सपोर्ट करने के लिए एक बंदा हुआ करता था इसके अंडर में, जिसका नाम था वजीर। वजीर बाद में प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ये हेड ऑफ एडमिन था। इनफैक्ट आज भी वही होता है, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ में इनके पास एक हुआ करता था अरीज। अरीज मामलिक देखता था। टर्क्स उनके नाम है, दैट इज इन शॉर्ट डिफेंस को देखने वाला बंदा। अरीज के बाद में इनके पास दीवान इंशा हुआ करता था। दीवान का मतलब है डिपार्टमेंट इन वेरी शॉर्ट। दीवान तख्त को बोला जाता है जहां वो बैठा करते थे, कुर्सियों पर नहीं बैठते थे। ब्यूरोक्रेसी वर्ड भी उसी से निकला है, ब्यूरो से। इसी तरह से दीवान वहीं से निकला है। सो दीवान ए इंशा, अब यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा मैं DI इन शाह,
अब ये जो इंशा वाला मामला हुआ करता था, ये करस्पॉन्डेंस का काम करता था, बेसिकली डिप्लोमेसी है ये, किसको क्या लिखना है, किससे क्या बात करना है, किसको क्या बोलना है। सो डिप्लोमेसी यहां आ जाती थी। दो हिस्से होते थे, एक इंटरनल होता था और एक एक्सटर्नल होता था। हर एक दूसरा स्टेट, हर एक दूसरा राजा एक्सटर्नल है, फॉरेन है, वो फॉरेनर हो जाएगा। स्टेट इनका जहां तक की टेरिटरी थी वो थी। फिर एक हुआ करता था दीवान रिसालत, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल इन द सेंस जहां से एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन चालू होता है। ये डिप्लोमेटिक करेस्पॉन्डेंस है और ये स्पेशली जहां डिप्लोमेसी की जरूरत है उसके लिए काम करते थे ना, हायर एडवांस लेवल के ऊपर हुआ करता था। साथ ही साथ में अब ये जब यहाँ आए थे तो कोई खजाना लेकर तो आए नहीं थे भैया, ये तो लुटेरे थे, लूटो पाटो मस्ती करो। यहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह का नहीं था जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को हम आज देखते हैं। अभी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर हमने देखा अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले कि एक वेलफेयर स्टेट होगा, ऐसी कोई पॉलिसी यहाँ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ राज करना है। सो जब राज करने वाली बात थी तो इनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। देना क्या पड़ता है भाई, जो काम कर रहा है उसको कुछ देना है, पैसे देना है। तो पैसे कैसे दिए जाएंगे? तो इन साहब ने एक सिस्टम चालू किया जिसको कहा जाता था कि इन काइंड, नॉट इन कैश। सैलरीज वेर नॉट इन कैश बट इन काइंड। तो काइंड भी नहीं दे सकते थे क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं थे। जो भी हमने डीपीएसपी की प्रॉब्लम देखी थी, तब इनके पास जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड था वो था लैंड्स का। सो ही डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड्स टू ऑल हिज ऑफिसर्स कि यहां से यहां तक की जमीन तुम्हारी है, इससे तुम कमाओ, हमें भी दो, तुम भी कमाओ, वाला काम था। तो यहां वो वाला कंसेप्ट क्लियर दिखता है जिसमें फीफडम दिखता है, लॉर्डशिप और फीफडम, कि मैं तुम्हारा बड़ा राजा, तुम मेरे छोटे राजा। फिर छोटे राजा और दे देते थे। सो इट वॉज अ हायरार्की काइंड ऑफ अ थिंग। द सिस्टम वॉज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड एज प्राइम रिसोर्स। ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था। अब इनके टाइम पर दो मेजर गवर्नर जो फॉरेनर हो गए थे, याल्दूज और कबाचा, ये अपने आप को दोनों को राजा बना दिए थे। इसी के टाइम पर एक ख्वारिज़्म करके जगह हुआ करती थी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ओके। ख्वारिज़्म की जो जगह थी वहाँ के एक शाह थे, ये इनके खिलाफ पड़े हुए थे कि इनसे लड़ना है, झगड़ना है। ख्वारिज़्म अपने स्टेट को फैलाना चाहते थे, ये लोग अपने स्टेट को फैलाना चाहते थे। जब शाह और ख्वारिज़्म को पता चलता है कि मोहम्मद गोरी मर गया है, सो उनसे एनिमोसिटीज़ चालू हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। तो ख्वारिज़्म का शाह जो है ये बाद में इल्तुतमिश के टाइम पर इंपॉर्टेंट बनेगा, बट अभी वो एंटी है इस टाइम पर। देन साथ ही साथ में अलाउद्दीन मोहम्मद एक और बंदा था, मतलब यही था ख्वारिज़्म का जो शाह था, अलाउद्दीन मोहम्मद नाम था इसका। और इससे निपटने के लिए उसने अपनी कैपिटल को बना रखा था लाहौर, क्योंकि उसे मालूम था कि दिल्ली वाला एरिया जो है इसको तो हमने जीत लिया है। सो लाहौर कैपिटल क्यों थी? रीज़न सिंपल है, शाह ऑफ ख्वारिज़्म की वजह से। देन अगली चीज़ यहाँ पे जो आती है, इन्होंने जो जो डायनास्टिक रूल्स के ऊपर इन्होंने कॉन्क्वेस्ट की थी। 1192 की तराइन 2 हमें पता है गौरी के साथ में ये आया था और गौरी के साथ में इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1194 में अजमेर के अंदर फिर से राइजिंग होती है, फिर से लड़ाई होती है। 1194 में ये अजमेर में फिर क्रश करता है। उसके बाद गहदवाला जयचंद, 1194 की बैटल होती है, बैटल ऑफ चंदावर, जिसमें जयचंद मारे जाते हैं और गहदवाला डायनास्टी खत्म हो जाती है। इसमें भी ये शामिल थे। 1195 के अंदर ये अलीगढ़ कैप्चर करता है। अभी तक ये सुल्तान नहीं है, तो जितना भी इसका काम है अभी तक का, ये एज अ गवर्नर ऑफ गोरी है। इसके बाद में फिर 1198 में ये बदाऊं जीतता है और बुंदेलखंड में अटैक करता है 1202 में चंदेलास के अगेंस्ट। इसका एक्सपेडिशन रहता है। यहाँ पर आकर इनका काम खत्म हो जाता है। ग्वालियर उसी टाइम पर इनके पास आया था, लेकिन 1206 से 1210 तक इसका कोई काम नहीं था। अब इनके टाइम पर कुछ स्कॉलर्स थे जिन्हें ये पैट्रोनाइज करता था और उन स्कॉलर्स ने इसके बारे में कुछ लिखा है जिससे हमें इनके बारे में पता चलता है। सो पहले स्कॉलर है हसन निज़ामी। 3 मार्कर्स हैं सारे, प्री के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने किताब लिखी है ताजुल मासिर, पर्शियन में लिखी है। फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री है दिल्ली सल्तनत की। दूसरी किताब आती है जो तारीख़ मुबारक शाही के नाम पे और भी बुक्स मिलती हैं, इसलिए ध्यान रखना कि कौन सा किसके टाइम पर पूछा गया, कन्फ्यूजन हो सकता है। एंड देयर इज़ नो राइट मेथड टू पुट इट इन मेंस कि किस तरह से लिखा जाएगा। सो फ़ख्र मुदेर नाम था, फ़ख्रुद्दीन असली नाम था। तारीख़ मुबारक शाही लिखी है इन्होंने, गौरी और उसके एम्पायर के बारे में लिखी है, तो ये प्रीसीड करती है, सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात नहीं है।
आर्किटेक्चर के अंदर इन्होंने इनिशियल टर्किश आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस करना चालू करा है। टर्किश आर्किटेक्चर के अंदर जो टर्क्स ने देखा था उस चीज़ का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहली चीज़ जिसे आज हम और आप बड़े आराम से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के सूफी संत के ऊपर रखी गई है। और कुतुब मीनार जाम मीनार है, आज सर्च करिए कि जिन्होंने नहीं लिखा है कभी, कहीं नहीं सुना है, तो जाम मीनार के ऊपर बनाई गई है। जाम मीनार सेंट्रल एशिया के अंदर आएगा। साथ ही साथ में ये जो इन्होंने मीनार बनाई थी, ये मीनार बनाई थी, एक कॉलर होता है, अजान देने वाला होता है, जो मस्जिद होती है उसके अंदर आप आवाज़ जो सुनते हो वो जो दी जाती है उसे मुअज्जिन बोला जाता है। तो वो मीनार के ऊपर चढ़ेगा और मीनार के ऊपर चढ़ के सबको कॉल करेगा कि टाइम हो गया भाई, प्रे करने आ जाओ। प्रे कहाँ करेंगे? तो मॉस्क है। सो कुतुब मीनार के साथ में एक मॉस्क बनाई थी जिसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। तो दोनों साथ हैं। इन्होंने फाउंडेशन रखी है उसकी, कुतुब मीनार की, और इनिशियल काम शुरू हुआ था और इसकी डेथ हो जाती है। बाद में इल्तुतमिश ने इसको कवर अप कराया और फिर बाद में दूसरे लोगों ने भी इसको बनवाया, इंक्लूडिंग ब्रिटिश ऑल्सो। ब्रिटिश के टाइम पे फिर बाद में इसके ऊपर बिजली गिर जाती है। कुतुब मीनार की लंबी हिस्ट्री है। देन फिर इसने एक और चीज़ बनवाई थी जिसे कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। ये अजमेर का है। नाउ अजमेर के अंदर इसे 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है, मतलब लेजेंडरी बात बोलें या हिस्टोरिकल बोलें, लेजेंड ये है कि ये जो मॉस्क बनाई थी ये जिन्नों ने बनाई थी और 2.5 दिन में कन्वर्ट कर दी थी। और असलियत ये है कि हिस्टोरिकल फैक्ट कहते हैं कि पुराना मटेरियल वहाँ मौजूद था, पुरानी बिल्डिंग्स वहाँ मौजूद थी जो आमेर के राजाओं ने बनवाई थी, अजमेर के राजाओं, नॉट आमेर, अजमेर के राजाओं ने बनवाई थी, चहमनाज ने। उन बिल्डिंग्स का इस्तेमाल करके, उनके मटेरियल का इस्तेमाल करके इस मॉस्क को बनाया था। तो 2 मॉस्क बनवाई थी इसने और एक कुतुब मीनार बनवाई थी जो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में इसने एक और चीज़ बनवाई है, दैट इज़ नोन एज हौज़ शमसी। ये एक लेक थी जो इसने क्रिएट करी थी, बनवाई थी पानी की। सो वाटर मैनेजमेंट दिखना चालू हो जाएगा। आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो बेसिकली कंसेप्ट टर्किश रहेगा, मटेरियल और काम करने वाले इंडियन रहेंगे। तो काम करने वालों से इंडियन इनपुट आना चालू होगा एंड लेटर स्टेजेस के अंदर हमें इंडो इस्लामिक आर्ट मिलना चालू होगा। अगर आप स्टार्टिंग वाली कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क आर्किटेक्चर देखेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉलम बीम स्ट्रक्चर, उसमें कोई आर्चेज नहीं है। कुतुब मीनार की भी जो आर्चेज हैं वो फॉल्स आर्चेज डेकोरेटिव होंगी, दैट्स ऑल, उसके अंदर कोई ट्रुथ नहीं दिखती है। सेकंड, अब जब ये मर जाता है, सो चूंकि ये उसका स्लेव था गौरी का, तो मुइजुद्दीन नाम था गौरी का, सो इसको कहा जाता है मुइज़्ज़ी स्लेव। अब डायनास्टी कौन सी है? कुतुबी डायनास्टी। मुइज़्ज़ी स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक है, सिंपल, जो यहाँ हमने लिखा मलिक सिपह सालार। फॉर्मर क्या था? पहले ये था मुइज़्ज़ी स्लेव, मुइज़्ज़ी स्लेव, और यहीं से शुरू होती है पहली डायनास्टी जिसका नाम है कुतुबी डायनास्टी। So he is actually founder of कुतुबी डायनास्टी। ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है और अक्सर हम नहीं समझ पाते हैं, हम पूरे को स्लेव डायनास्टी एक तरह से लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। डायनास्टी वंशानुगत होती है। सेकंड बंदा जो आता है, जो इसका पुत्र रहता है, उसका नाम था आराम बख्श। सेकंड कुतुबुद्दीन का बेटा था, 1210 से 1211 तक राज करता है, अप्रोक्सीमेटली 8 महीने। और इसके टाइम पर सल्तनत 4 हिस्सों में बंट जाती है। इल्तुतमिश ऑलरेडी एक गवर्नर है और एबल गवर्नर है, उसका नाम चलता है, वो सन इन लॉ है, दामाद है, जवाई है, तो उस तरीके से बेटे का इल्तुतमिश माना जा सकता है, उस तरीके से स्लेव मानी जा सकती है। बट अगर पिता के नाम पर हम डायनास्टी को लेंगे, जो एक कंसेप्ट होता है हिस्ट्री के अंदर, प्राइमोजेनिचर, बड़ा पुत्र राजा बनेगा, तो ये वाला कंसेप्ट है अगर, तो वो प्राइमोजेनिचर है। वो प्राइमोजेनिचर यहाँ नहीं दिखता। तो स्लेव्स के बाद स्लेव्स कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स जरूर रही इनके अंदर, भले वो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स रहीं, बट सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के स्लेव थे और उनसे डायनास्टीज बनी थी। नेक्स्ट जो बनता है इनके टाइम पर, आराम बख्श के टाइम पर, ये थे लाहौर में। तो लाहौर के ऑफिसर्स जितने थे जो कैपिटल में थे, वो आराम शाह को राजा बना देते हैं। साइमल्टेनियसली दिल्ली एक हेडक्वार्टर हुआ करता था, दिल्ली में इल्तुतमिश को बना दिया जाता है। लाहौर वाले लोग आराम बख्श को बनाते हैं और दिल्ली इनका हेडक्वार्टर था, दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश को प्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ एक कन्फ्लिक्ट खड़ी हो जाती है कि कौन राजा, आराम बख्श या इल्तुतमिश। सो आराम बख्श और इनके बीच में एक छोटा सा झगड़ा वगड़ा होता है, बट कोई बड़ी बात नहीं होती। मुल्तान इस टाइम पर
कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में जो हुआ करता था वो कबाचा जीत लेता है। कबाचा जो इल्तुतमिश के साथ था। अली मर्दन खिलजी इसी टाइम पर अलग हो जाता है और बंगाल वाले पार्ट को आज़ाद कर देता है। अली मर्दन खिलजी ये वो वाला वंश हुआ करता था जो उस एरिया को जाके लूट पाट मचा के जीत लिए थे, बख्तियारुद्दीन खिलजी वाला काम। ये सेकंड रूलर वाला काम है। थर्ड रूलर आते हैं इस टाइम पीरियड पर। एक छोटी सी कहानी और है कि इतने से टाइम पीरियड के अंदर एमपी में क्या हुआ, एमपी की हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले जब गौरी आता है तो इसने बुंदेलखंड के ऊपर जो अभी हम बात कर रहे थे 1202 और 1203 के अंदर अटैक किया था। और इस टाइम पर जिस चंदेला राजा से उनकी लड़ाई हुई थी उनका नाम था परमार्दी देवा, परमार्दी देवा। और इस टाइम पर इन लोगों ने जो एरियाज ऑक्यूपाई किए थे उसमें कालिंजार एक था, महोबा एक था और साथ ही साथ में खजुराहो। सो नॉर्थ वाले बेल्ट के अंदर ये जीत लेते हैं। 1202 में कालिंजार पे जब इन्होंने कब्जा कर रखा था, परमार्दी देवा शुरू में रेजिस्ट करते हैं, फिर ऐबक की फोर्सेस के सामने सरेंडर कर देते हैं और एक ट्रीटी ले लेते हैं। ट्रीटी ऐसी थी, कुछ हाथी हम आपको देंगे और हाथी के बदले में आप छोड़ दीजिए। अब ये ट्रीटी पूरी हो पाती, परमार्दी देवा कुछ हाथी देते, उसके पहले परमार्दी देवा की डेथ हो जाती है। जैसे ही डेथ हो जाती है तो टर्क्स बोलते हैं भैया ट्रीटी तो हुई नहीं पूरी, सीज कंटिन्यू करते हैं। इनका पुत्र था परमार्दी देवा का अजयपाल, वो सक्सीड कर देता है, आ जाता है। उस टाइम भीषण सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ा हुआ था, बुंदेलखंड के अंदर पानी नहीं है, सो पानी की कमी हो जाती है। अजयपाल अनकंडीशनली सरेंडर कर देते हैं कि हम प्यासे मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम सरेंडर कर दें और ट्रीटी कर लें। कुतुबुद्दीन ऐबक चंदेलाज की टेरिटरी को अक्वायर कर लेता है। चंदेलाज जो बहुत लंबे समय तक राज किए थे, अब यहाँ पर एक ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए जो कंटिन्यूअस डायनास्टी चल रही है वो एब्रप्टली एंड हो जाती है। एक्चुअली एंड नहीं होती है, वो चलती रहेगी। इसके बाद में कालिंजार का जो फोर्ट था उसको हसन अरनाल को दे देता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको किलेदार बना देता है कि ये फोर्ट है, फोर्ट के कामकाज तुम देखोगे। त्रिलोक वर्मन एक और सक्सेसर थे परमार्दी देवा के। तो परमार्दी देवा का पहला सक्सेसर अजयपाल, दूसरा सक्सेसर त्रिलोक वर्मन। ये जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से जाता है, गौरी यहाँ से जाता है, क्योंकि अभी कुतुबुद्दीन ऐबक तो बना नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो 1206 में बनेगा। तो गौरी वापस चला गया, बोले गौरी तो कहाँ का गुर का है रे भैया, गुर का गुरगा है, तो हम यहाँ पे अटैक कर देंगे। अटैक कर देते हैं, कालिंजार को वापस जीत लेते हैं। और उन्होंने इसी वजह से त्रिलोक वर्मन ने अपना टाइटल रखा था कालिंजाराधिपति, कालिंजार अधिपति। 1196-97 के अंदर इनिशियल फेज के अंदर मालवा के अंदर अटैक किया था और अटैक करा था उज्जैन तक। और उज्जैन तक जब इनका अटैक हुआ था, इट वाज सिंपल एक्सटेंशन काइंड, कोई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। तो जैसे ही वापस जाते हैं वो टेम्पररी था, वापस वहां के लोग जीत लेते हैं उस जगह को। कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1210 में मर जाता है तो आराम शाह राजा बनता है। आराम शाह 7-8 महीने का राज जो भी रहता है उसका। इस टाइम पीरियड पे पूरा एमपी के अंदर जितने भी राजा थे वो अपने आप को वापस असर्ट कर लेते हैं। इनके बाद ग्वालियर में प्रतिहार रूलर थे विग्रह राजा, वो ग्वालियर पे वापस कब्जा कर लेते हैं। उनका पुत्र था मलय वर्मन। मलय वर्मन अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड करता है, झांसी और नरवर तक पहुंच जाते हैं। और उन्होंने अपनी पुत्री की शादी करी थी चंद्रभान कल्हण नाडौल के थे उनके साथ। ग्वालियर 1222 और 1223 तक इनके पास रहता है। सो ग्वालियर का फोर्ट, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैटर्स आएंगे कि ग्वालियर के अंदर ये भी राज कर रहा है इतने से टाइम के लिए, ये भी राज कर रहा है इतने से टाइम के लिए। बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए बहुत सारे राजाओं ने राज किया, बहुत सारी डायनास्टीज ने राज किया। तीसरे राजा बनते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली और इन्हें टाइटल मिलता है सुल्तान आजम। ये खलीफा से टाइटल लेकर आते हैं और यहाँ से सुल्तान का टाइटल चालू होता है। एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी नोबल बॉर्न, राजा राज परिवार में कहीं पैदा हुए थे। इलबारी टर्क थे, असली नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश एंड इनको कहा जाता है अ स्लेव ऑफ स्लेव्स। 1210 में डेथ हो गई, आराम शाह आया, उसके बाद 1211 में ये सत्ता संभालते हैं और 1236 तक ये राज करते हैं। इनको उस टाइम पे जो खलीफा हुआ करते थे वो बगदाद के खलीफा थे, जिन्हें अब्बासी खलीफा कहा जाता है, इंग्लिश में अब्बासिड खलीफा कहते हैं। इन्होंने एक मनसुख दिया था, मनसुख भाई दिए थे इनको। मनसुख इज अ लेटर कि हाँ वी रिकॉग्नाइज यू एज अ सॉवरन रूलर ऑफ दिस टेरिटरी। तो इसीलिए इल्तुतमिश को कहते हैं द रियल फाउंडर, कि उसको रिकॉग्निशन मिल गई थी 1229 में एज अ सॉवरन रूलर एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू रिसीव फॉर्मल इन्वेस्टिचर, यानी फॉर्मल डिग्री मिली थी कि हाँ तुम्हें हम सुल्तान की तरह मानते हैं। सुल्तान इज अंडर द खलीफा रिलीजियसली। इनके बारे में ये कहा जाता है कि बचपन में एक बच्चा था जब इनको इनके भाइयों ने बेच दिया था और फिर बाद में गजनी ले गए थे। गजनी में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और फिर ऐबक की एक पुत्री के साथ इसका ब्याह हुआ था। इसलिए इल्तुतमिश को
यहां से निकलेगा कुतबी स्लेव। ये कुतबी डायनास्टी, तो इल्तुतमिश इज कुतबी स्लेव। स्लेव तो है, जमई है, तो वहां से रिलेशनशिप स्लेव्स की चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं करा, इन्होंने दो काम बहुत इंपॉर्टेंट करे। पहला काम अभी हमने जो देखा था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जमीन को देना चालू करा था कि भैया हम तनख्वाह नहीं दे रहे, हम तुमको जमीन दे देंगे। इसने इसको एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, बोले देना तो है, कोई नया चीज लाएंगे नहीं। और जो जमीनें दी जाने लगी उनको कहलाया जाता था इक्ता। तो इक्ता प्रथा यहां से शुरू हुई। इक्ता लैंड देने का काम था। अब कैसे देंगे? 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर की सबको देंगे? नहीं, जो जितना बड़का है उसको उतनी बड़ की जमीन दे दी गई, जिसका जितना पावर है। कोई सिस्टम नहीं था। सो इक्ता वाज अ सिस्टम ऑफ गिविंग लैंड्स इन ल्यू ऑफ वेजेस। पैसा नहीं दे रहे हम आपको, आप जमीन लीजिए, आप जमीन पे काम कीजिए, आप अपनी आर्मी मेंटेन करिए, बचा कुचा पैसा अगर हमें लगेगा तो आप दे दीजिएगा। और साथ ही साथ में ये जो इक्तादार थे ये नोबल्स हुआ करते थे। नोबल्स यानी कि उस टाइम पर हायरार्की के अंदर बड़े लोग, नॉट वर्कर्स लोग। सो टर्किश सोसाइटी वाज डिवाइडेड, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम कहता है सब बराबर, वहां ये काम नहीं था। तो ये कंसेप्ट निकल कर आ जाता है नोबल्स का और कॉमनर्स का। एक और काम करा इन्होंने ये करा कि ये जो नोबल्स हैं, इन नोबल्स को इकट्ठा कर कर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने चहलगानी। ये बेसिकली एक काउंसिल का काम करती थी और ये काउंसिल एडमिन के अंदर इनके साथ थी। राजा क्या सुल्तान की मदद करने के लिए ये काम करा करती थी। एक्सक्यूज मी। साथ ही साथ में इन्होंने कुछ काम और चालू करे, जैसे मोनार्कियल ट्रेडिशन जो पर्शिया के अंदर था। पुराने पर्शिया के अंदर राजा का पुत्र राजा बनेगा, जो प्राइमोजेनिचर था, उस कंसेप्ट को इसने लागू करा। पर्शियन मोनार्कियल ट्रेडिशन लेकर आया और इंडियन हिसाब किताब से उसने बांट दिया। सो दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी तक वैसा ही चल रहा है, इसमें कुछ चेंज नहीं किए। इसने अब अपने सिक्के चलाना चालू किए, कॉइन्स, कि हाँ कॉइन से क्या होता है, कॉइन से पता चलता है कि राज कौन कर रहा है। तो एक अजर्शन करने का तरीका होता था कि अगर मैं एस्टैब्लिश्ड हूं, मेरा राज अच्छा है, तो मेरे सिक्के चलेंगे। उसका सिक्का चलता है, जो ये कहावत आती है वो इसीलिए आती है कि हाँ उसका नाम इस एरिया में है। सो चांदी का सिक्का था टंका और कॉपर का जीतल, और इसके अंदर बगदाद के खलीफा का नाम होता था। और इसने इंडिया के लोगों के लिए खिलाफत से छुट्टी ले ली थी, उसने एग्जाम्पशन ले लिया था कि इंडिया खिलाफत में नहीं है। ये कोट याद रखना, क्योंकि इसका एंड हमें खिलाफत मूवमेंट में मिलता है 1920s के अंदर। जब खिलाफत में थे ही नहीं तो फिर कैसे, ये वाला कंसेप्ट है। इनकी काफ़ी सारी बैटल्स हैं और इनके टाइम पीरियड पे कुछ आर्ट एंड कल्चर का काम हुआ। पहले बैटल्स देख रहे राजाओं की। इन्होंने मंगबरनी, जो ख्वारिज्म के शाह थे जिनसे पंगा चल रहा था, उनके ऊपर अटैक किया और उनको दबा दिया। तो एक फॉरेन एलिमेंट जो लगातार इनके पीछे पड़ा हुआ था कि हम आज लूटेंगे कल लूटेंगे, जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर अपनी कैपिटल बना रखी थी, इसने उसको सबड्यू कर दिया। इसने कबाचा को भगा दिया, जिसने मुल्तान पे कैप्चर कर रखा था, हटाया, कबाचा भागे और उच्च में इनको डिफीट किया। और नहीं सॉरी, मुल्तान उच्च, फिर कबाचा को इसने भक्कर में डिफीट करा, हरा दिया। और जब वो कबाचा भाग रहा था तो इंडस नदी के अंदर डूब कर मर गया और मार दिया गया, व्हाटएवर द केस में भी। मुल्तान और सिंध वापस दिल्ली के अंडर में आ जाते हैं। इस टाइम पर देबाल के राजा थे और वो देबाल के राजा बोलते हैं भैया हम आपको मान लेते हैं कि तुम बड़के वाले राजा हो। इसी टाइम पर याल्दूज से को लड़ाई होती, कबाचा मर गया, अब बचा याल्दूज अकेला। कुतुबुद्दीन, कबाचा और याल्दूज। KYC, क्यू वाई नहीं, सी नहीं है ना, सी नहीं है, क्यू है, QYQ है ये। ओके, सो याल्दूज की एक बैटल होती है, दैट इज बैटल ऑफ तराइन थर्ड। तराइन 1 1191, तराइन 2 1192 और तराइन 3 ये इसके साथ होती है, याल्दूज के साथ 1215 में, जहां याल्दूज को भगा दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है अपनी टेरिटरीज के साथ। ख्वारिज्म के शाह जो थे जलालुद्दीन मंगबरनी, इसी टाइम पर तेमुजिन से परेशान थे। तेमुजिन चिंगिस खान का नाम है और चिंगिस खान इसके पीछे पड़ा हुआ था। अब मंगबरनी तो हारा हुआ था, इल्तुतमिश के हाथ पे जोड़ा है, भैया हमें दिल्ली के कोर्ट में शरण दे दो। इल्तुतमिश कहता निकल ले यहाँ से। अगर उसने शरण दे दी होती तो चिंगिस खान हो सकता है कि इंडिया घुस गया होता, और अगर चिंगिस खान इंडिया घुस गया होता
So we don't know what would have happened. Genghis Khan was not a Muslim. Remember this thing. खानेट 5 हिस्सों में बटेगी चंगेज़ खान के मरने के बाद। चंगेज़ खान का एम्पायर जो उस टाइम पर कहा जाता है was the largest empire of the world created by a single person, जो ईस्ट यूरोप से लेकर जापान तक कब्जा करने पहुंच गए थे ये लोग, उसमें था। 5 खानेट में कन्वर्ट हुए ये लोग, जिसमें से एक खानेट इस्लाम कबूल करेगी बाद में, और फिर टर्को मंगोल रिलेशन बनना चालू होंगे, एंड उसमें से निकलेगा बाबर। सो ये कहानी आगे चल के आएगी। सो तैमुजिन से बचाया लेता है चंगेज़ खान से, ये डिप्लोमेसी के अंदर हाईएस्ट पॉइंट आता है। इसी टाइम पर आपको याद होगा कि जब भैया आराम कर रहे थे तो बंगाल में खिलजी अलग हो गए थे। ये बंगाल पे चढ़ाई करता है, वापस उसको जीत लेता है। सो टेरिटरीज एक्सपांशन नहीं दिख रहा है, लेकिन टेरिटरीज जो कुतुबुद्दीन ऐबक की थी उन्हें रीअक्वायर करता है और असर्ट करता है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन वेयर एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से दिखना चालू होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास टाइम नहीं था। डेथ कैसे हुई? पोलो खेल रहे थे भैया, घोड़े से गिर गए, मर गए। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो। पोलो इज क्या बोलते हैं पोलो को उस टाइम पर? क्या खेल रहा था? चौगान। सो घोड़े के ऊपर खेल रहे थे भैया। सो ये इन लोगों की देन है। सो बंगाल और बिहार को रीअनेक्स कर लेते हैं। इसी टाइम पर राजपुताना में, ग्वालियर में, कालिंजार में, अभी हमने देखा कि चंदेलाल राइज अप कर गए थे, ग्वालियर वापस से रीअसर्ट कर लिया गया था। ये अटैक करता है राजपुताना पे, ग्वालियर पे, कालिंजार पे, नागदा, मालवा, और ये वापस रीअनेक्स कर लेता है। इल्तुतमिश जब एमपी के बारे में बात करते हैं, आई एम टेकिंग दिस एज कोरिलेटेड, एमपी के अंदर थोड़ा सा डीप में जाके हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ टेम्पररी काम हुआ करता था। ग्वालियर इस टाइम पे प्रतिहारा के अंडर चला गया था। 1231 के अंदर वापस से ग्वालियर पे कब्जा करने की कोशिश करता है इल्तुतमिश। इस टाइम पर मलय वर्मन यहाँ राज कर रहे हैं। 11 महीने तक घेरा डाला जाता है। किसे कहते हैं 11 महीने? यार बड़ी फुर्सती लोग थे यार। 11 महीने तक बैठे हुए, तो अभी तो हम रशिया की की चिंता कर रहे हैं, वो तो इतनी बड़ी टेरिटरी को जीतने जा रहा है। सोच के देखो क्या होता है। सो 11 महीने के बाद में प्रतिहारा राजा की डेथ हो जाती है, और यहाँ पर जितनी महिलाएं थी वो जौहर कर लेती हैं जौहर कुंड के अंदर, और यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है कि यहाँ जौहर हुआ था। इसका एविडेंस हमें मिलता है बाबर की किताब में, बाबर की ऑटोबायोग्राफी के अंदर। और ये बोला था उसने, किताब में लिखा है कि गेट ऑफ उर्वही के पास में हुआ था। मलय वर्मन के एक भाई थे नरवर्मन। नरवर्मन गेट के अंदर से लेकर आते हैं टर्क्स को। भैया का साथी नहीं था, तो वो वहाँ के विभीषण थे। इल्तुतमिश इस एरिया की, दैट इज एरिया ऑफ शिवपुरी, नरवर्मन को सौंप देते हैं कि ये अब तुम्हारा है। मलिक नुसरत उद्दीन तयाती को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू? तुम भोपाल गए हुए थे, तुमने बताया ही नहीं। ओके, अच्छा किया, ठीक है। एनीहाउ, मलिक नुसरत उद्दीन तयाती इस टाइम पे ग्वालियर के किलेदार थे। फिर इस टाइम पर इसको एक इख्ता दे दिया जाता है सुल्तान कोट का और बयाना का, और गुना और चंदेरी वाला पूरा बेल्ट अब इल्तुतमिश के अंडर में आ जाता है। एक चाहत देवा राजपूत चीफटेन थे, ये तयाती के साथ लड़ाई करते हैं और तयाती भाग जाता है, सिंध नदी को क्रॉस कर लेता है। इल्तुतमिश सूबेदार मलिक तयासी को भेजते हैं बयाना के कालिंजार को जीतने के लिए, और यहाँ पर चंदेला राजा हैं त्रिलोक वर्मा, वो टर्किश आर्मी से नहीं लड़ पाते हैं। कालिंजार वापस टर्क्स के पास आ जाता है। थोड़े समय बाद जब इल्तुतमिश वापस चले जाता है, तो आपस में जो छोटे छोटे चीफटेन्स होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। इन लोगों को कालिंजार वापस छोड़ना पड़ता है। इल्तुतमिश खुद आता है, नागदा वाले बेल्ट से आता है, जहाँ पर गहलोत राजा राज कर रहे थे। इस टाइम पर राजा क्षेत्रपाल थे, वो सुल्तान इल्तुतमिश को हरा देते हैं। 1234 में मालवा कैंपेन के अंदर ये भिलसा पे अटैक करता है। भिलसा इज विदिशा, और विदिशा में कहा जाता है कि यहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, विजय टेम्पल कहते हैं। उस समय में 300 साल लगे थे उसे बनाने में, जो ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके कॉन्क्वेस्ट के बाद में ये उज्जैन की तरफ बढ़ता है, जहाँ देवपाल परमार राजा थे, मालवा में राजा करते थे। मिनहाज सिराज जो ऑथर हैं तबाकत नासिरी के, इसके कोर्ट में थे, ये लिखते हैं कि इल्तुतमिश ने यहाँ से विक्रमादित्य का आइडल और महाकाल का शिवलिंग दिल्ली में शिफ्ट किया था, एंड बाद में फरिश्ता ने भी इसको ऑथेंटिकेट किया है। मालवा इसके बाद भी इल्तुतमिश यहाँ असर्ट नहीं करते अपनी टेरिटरीज को, ये सिर्फ लूट वाला काम था, थोड़ा सा टेम्परेचर नापने वाला काम था कि कितनी गर्मी है। मालवा अभी भी परमार्स के पास रहता है। 4th रूलर इनके बाद में इनका पुत्र राजा बना दिया जाता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो 7 महीने के लिए राज करता है 1236 के अंदर। ये भैया की खासियत थी, इसे हाथी बड़े पसंद थे,
और सोना बांटा करता था। बांटने के नाम पे तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसको लाख बख्श कहते हैं या हातिम टू कहते थे। सो ये भी उसी तरह के थे। इनकी मदर जो थी वो थी शाह तुर्कान, और पुत्र तो नाम मात्र का था क्योंकि हाथी प्रेमी था, हाथियों के साथ खिलवाड़ करता रहता था। तो माता असली रानी थी, जिन्हें कहा जाता है डिफैक्टो रूलर एट द टाइम। सो इस टाइम पर बाद में जब शासन पलटेगा तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इस टाइम पर यह हुआ कि इल्तुतमिश जब मर रहा था तो वो अपनी पुत्री को रानी बना के गया था कि मेरी बेटी है रजिया है, इसको राजा बनाना, मतलब रानी बनाना, ये वे रूल करेगी। और वो इस्लामिक कंसेप्ट लागू कर दिया कि भाई महिला कैसे राज कर सकती है, तो वाले थियोलॉजियन एस्पेक्ट के ऊपर उसको हटा दिया गया, उसके भाई को बना दिया गया। रजिया इस टाइम पर जो फ्राइडे की प्रेयर्स होती थी इकट्ठे प्रेयर्स में, उस टाइम पर ये दिल्ली के अंदर लाल कपड़े पहन के जाया करती थी और इंसाफ मांगती थी कि मुझको इंसाफ चाहिए, मेरे बाप ने मुझे रानी बनाया है। एंड अल्टीमेटली जो दिल्ली के आमिर थे वो रजिया को रानी बना देते हैं। इसी टाइम पर गजनी इनके हाथ से जा चुका है क्योंकि वो एरिया नहीं था इसके पास, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। सो गजनी के एक राजा थे हसन परलुग, ये सिंध और उच्च के ऊपर इन्वेड करते हैं। और इसी टाइम पर गियासुद्दीन उसका भाई और अवध के गवर्नर, ये लोग तीन और हैं, ये भी रिवोल्ट कर देते हैं। अगली रानी जो थी, दैट इज जब ये रानी बनती है, फर्स्ट एंड ओनली वुमन टू रूल फ्रॉम दिल्ली, इसने अपना टाइटल लिया था उम्दत उल निस्वान रजिया। 1236 से 1240 4-5 साल का रूल है इसका। रजियतुद्दीन नाम से इसके सिक्के चलते हैं, सिक्के इसके अपने नाम पर हैं। इसने, इस बंदी के बारे में कहा जाता है कि ये जनरलों में जनरल हुआ करती थी। जैसे हम झांसी रानी की बात करते हैं, उस समय की ये झांसी रानी थी। ये लीड करती थी, बहुत फेनोमेनल काम करती थी, जगह जगह पर रिवोल्ट्स को दबाने खुद जाती थी। ये नहीं कि सिर्फ सिंहासन तोड़ने का काम हो। इसने अपना जो सिक्का चलाया उसके अंदर नाम मिलता है उद्मत उल निस्वान। इसने महिलाओं वाले जो अपैरल हुआ करते थे टर्किश, उन्हें नहीं पहनती थी, पुरुष वाले कपड़े पहन के चला करती थी और जनरल की तरह आर्मीज में लीड किया करती थी। इसके टाइम पीरियड पर बलबन नाम का एक बंदा था जो इस चहलगानी में आ चुका था, और ये चहलगानी, ये चालीसा अब षड्यंत्र करना चालू करता है। इसी टाइम पर एक बंदा था जो गवर्नर बदायूं का था। अलग अलग जगह के गवर्नर्स थे, इक़्तिदार थे, तो गवर्नर ऑफ बदायूं, मुल्तान, हासी और लाहौर, ये चारों होस्टाइल हो जाते हैं। और इसके साथ में फिरोज़ का जो एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, रुकनुद्दीन फिरोज़ का, दैट इज़ बाय द नेम ऑफ निज़ामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, ये सब मिलकर इसके खिलाफ षड्यंत्र कर देते हैं और इसको घेरा डाल देते हैं। रजिया किसी तरह से इनको ब्रेकअप करा देती है, 2 गवर्नर को जहर दिलवा देती है, मार देती है। पीएम जुनैदी भाग जाते हैं और भागते भागते मर जाते हैं। अब अल्तुनिया का गवर्नर था, ये रिवोल्ट कर देता है। बटिंडा, अल्तुनिया गवर्नर बटिंडा का था। अब इसके साथ में एक स्लेव हुआ करता था याकूत, रजिया का स्लेव था, कहा जाता है उससे इसकी प्रेम कहानी थी, शादी की रही थी, आई डोंट नो। रजिया सुल्तान जो फिल्म है उसमें कुछ ऐसा बताया है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो ये है कि ये जाते हैं, लड़ाई होती है, याल्दुज मार दिया जाता है, रजिया को कैप्चर कर लेता है बटिंडा का गवर्नर, और वो खुशी खुशी में उड़ता उड़ता यहाँ पहुँचता है चालीसा के पास। बोले मैं बनूंगा राजा, मैंने रानी को कब्जे में कर लिया। मैंने चेस खेल रहे हो क्या? बोले निकलो यहाँ से, दिल्ली है दिल्ली के लोग राजा बनते हैं। सो ये अपना छोटा सा मुंह लेके वापस जाता है, रजिया को प्रपोज करता है, रजिया उसके साथ शादी कर लेती है। दोनों की आर्मी दिल्ली की तरफ आ रही होती है तो कैथल नाम की जगह पर इसकी हत्या कर दी जाती है। सो दैट इज़ अल्तुनिया एंड रजिया, जहाँ पे बहराम शाह हरा देता है और बाद में कैथल में इनकी हत्या हो जाती है। सो दैट इज़ द कहानी जो अब तक की है। इसके बाद में मुइज़ुद्दीन बहराम शाह नाम का राजा बनाया जाता है जो चालीसा ही बनाती है। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह 2 साल के लिए 1240 से 1242 तक का काम है। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही था। इसके टाइम पर एक इसने पोस्ट क्रिएट कर दी, थोड़ी सी अलग थी, जिसे कहे जाते हैं मलिक नायब। यहाँ मलिक सिपह सालार जो उसका टाइटल था, वजीर था, इसके साथ में उसने एक बना दिया मलिक नायब। नायब इज द सेकंड पोस्ट, सेकंड टू द गवर्नर। ये डिफैक्टो हो गया, राजा डिज्योर हो गया, और जो नायब बनाया गया वो डिफैक्टो था। क्या बोला मैंने? सही बोला ना? कि राजा जो था, मतलब सुल्तान जो हुआ करता था, वो डिज्योर था, और ये बंदा जो पोस्ट बनाई थी ये डिफैक्टो था। इसके बाद नायब मामलाकात, ये डिफैक्टो रूलर हो जाता है, सुल्तान डिज्योर हो जाता है, और जब ये चालीसा के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो इसकी हत्या हो जाती है। 7वां राजा बनाया जाता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था, इल्तुतमिश का बेटा था मुइज़ुद्दीन बहराम शाह।
अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इल्तुतमिश के बाद बैठा था, उसके बेटे को बनाया जाता है अलाउद्दीन मसूद शाह को राजा, और ये 4 साल के लिए राजा बनता है 1242 से 1246 तक। ही वॉज अ प्लेजर लविंग एंड वाइन लवर। और इस टाइम पर चालीसा के अंदर हेड बन जाता है बलबन, जिसका टाइटल था आमिर ए हाजिब। और यहाँ पे चालीसा जो आपस में लड़ा करते थे, उस टाइम पर मंगोल थ्रेट अब इंडिया की तरफ आने लगा था। चिंगिस खान मर चुका है, चिंगिस खान के बाद 5 हिस्सों के अंदर खानेट बदल गई है, और वो खानेट इस पर अटैक करा करती थी मंगोल्स के ऊपर। अब ये पूरा फोकस उधर कर देता है बलबन चालीसा का कि हमें पहले उनसे लड़ना है। इस टाइम पर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। तोगान खान बंगाल में रिवोल्ट कर देते हैं, और वो बिहार पे भी अटैक कर देते हैं, अवध पे अटैक कर देते हैं। मुल्तान और उच्च जो वेस्ट का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा, वो आज़ाद हो जाता है। मलिक ए जहान, दैट इज़ महमूद की जो माँ थी, उसके साथ अगला जो राजा आएगा उसके साथ मिलकर बलबन कंस्पिरेसी करते हैं, और अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर दी जाती है। सो बलबन बहुत बड़ा हत्यारा था। अब कल हम देखेंगे इल्तुतमिश का पोता, दैट इज़ दरवेशी किंग नासिरुद्दीन महमूद से। यहाँ तक काम करते चलना। मेरी कोशिश ये रह रही है कि आप लोगों को कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री बनाते चलूँ। सो आने वाले वक्त में जब हम आगे बढ़ेंगे और अलाउद्दीन खिलजी पर पहुँचेंगे, जब सारी डायनास्टीज़ उलट पुलट दी जाएंगी, तब आपके पास काम एकदम से बढ़ने वाला है। तब आपको परमार डायनास्टी मिलेगी, चंदेलाज मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनको वाइप ऑफ किया गया था एमपी के अंदर। सो दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू दैट टाइम। इसलिए अभी काम करते रहना, इसको ये मत सोचना कि हम छोड़ दें, वो लंबा काम है। मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। परमार्स मैंने कर दिया है डायनास्टिक, उसका मेंस वाला काम जो एडमिनिस्ट्रेशन का है उसको मैंने नहीं किया है अभी करना बाकी है। एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर उसको भी करूँगा मैं, फिर वो देता हूँ। मीनवाइल मुझे एक सेशन चालू करना है एक्स्ट्रा, जो एक बहुत लंबा टॉपिक है, आप लोगों को दिया है ट्राइब्स ऑफ एमपी। मैं आपको बहुत छोटी सी एक प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। ट्राइब्स, इट्स वाई इट्स प्रॉब्लम, उसको मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। मेंस में हमें कुछ पार्ट दिए गए हैं, स्पेशली मेंस के अंदर आधा पार्ट एक यूनिट का ट्राइब्स ऑफ एमपी है। वहाँ पे जो बोला गया है उसके अंदर कुछ खास चीज़ें हैं। इसमें ट्राइब्स तो सिंपल बोल दी उन्होंने कि ट्राइब्स ऑफ एमपी, इसके साथ में उन्होंने उनका कल्चर जोड़ दिया। नाउ कल्चर को उन्होंने आगे खोल दिया, और खोलने के बाद उन्होंने लिख दिया कस्टम्स। ये मार देता है, सीरियसली मार देता है। इतने कस्टम्स हैं। वाई? एमपी के अंदर 43 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ये वो हैं जो एक सरकारी शेड्यूल में हैं। ट्राइब्स बहुत सारी हैं, वहां शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं लिखा उन्होंने। प्रॉब्लम यहां आ रही है कि कौन कौन से ट्राइब्स को लेना है, कैसे लेना है। सो कस्टम्स, इसके बाद में उसके बोला मैरिज। एंड ट्रस्ट मी कि जो मेंस का सिलेबस है इज फिनोमिनली वास्ट। शैतान की आंख की तरह है, खुलता चले जाता है, नहीं हो पाता। सो एक बहुत ब्रीफ अंदाज के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये 4 दिन 5 दिन जो अभी छुट्टी आपने दी थी, इन 4-5 दिनों के अंदर इसी में लगा तो मैं 1 महीने से हूँ, वापस रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली एक सज्जन हुआ करते थे जिनका नाम था रसल। रसेल ने एक हीरालाल नाम के एक बंदे थे, इंडियन थे, उनके साथ मिलके 4 वॉल्यूम्स में ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नाम की किताबें लिखी हैं। नॉट ट्राइब्स, ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। और एक बुक रफली अराउंड 500-600-700 पेज की है। सो इन 4 बुक्स को श्रिंक करके, सबसे पहले मैंने 300-350 पेज के नोट्स बनाए थे। देन उसके बाद में दे केम डाउन टू अराउंड 150 समथिंग काइंड ऑफ पेजेस। उसको अब श्रिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब भी वो नहीं हो रहे। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो आई हैड टू फाइंड वन वे वेयर आई कुड फीड यू द बेसिक्स कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, और उसका सिरा नहीं मिलता है, क्योंकि न तो आपके पास इसका मटेरियल है, किसी किताब में नहीं है, कहीं पे भी ढूंढ लीजिए आप, एनी बुक। इवन कि अगर हम शिव कुमार जी की किताब देखते हैं, जो मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य ग्रंथ अकेडमी की किताब है, उसके अंदर भी ट्राइब्स के बारे में कुछ न के बराबर दिया है। प्लस साथ ही साथ में इन्होंने जो आगे बोला है वो है मैरिज के बाद फेस्टिवल्स एंड एटसेट्रा। बट सवाल जो उठकर आते हैं वो क्या आते हैं? ट्राइब्स हैं तो इसके सब डिविजन्स कौन से हैं, ये सवाल आते हैं। सवाल कौन सा आता है? कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। और ये वाली चीज इसलिए मुझे परेशान कर रही है क्योंकि आपको सीधे सीधे डायलैक्ट वर्ड यूज करा है यूनिट 1 के अंदर, डायलैक्ट्स। ये प्रॉब्लम है।
डायलैक्ट्स जितनी बोलियां हैं उन सब के बारे में बात करती है। तो हमने जो काम कर रखा है अभी वो बेसिक है, उसके ऊपर ट्राइबल डायलैक्ट्स, ट्राइबल लैंग्वेजेस, उसके ऊपर काम होता है। तो ये काम मेरा करा हुआ है, पहले ये काम कर दिया था। देन इसके बाद में जो सोशल स्ट्रक्चर है उस पर क्वेश्चन आते हैं। ये तो कॉमन है जो आते रहे हैं प्रीलिम्स तक में। नाउ 15 नंबर उम्मीद है, 15-20 नंबर की उम्मीद है हमारी मेंस के अंदर, रफली अराउंड, कम भी हो सकता है, 8 नंबर भी पूछ सकते हैं, 13 नंबर भी पूछ सकते हैं, 10 नंबर भी पूछ सकते हैं। जो 3, 5, 11 वाला बेस बन जाए वो कहीं से कुछ भी आ सकता है। सो 43 मल्टीप्लाइड बाय ऑल दीज, इतने तो कम से कम फैक्ट्स हैं। प्लस क्या एक ही फेस्टिवल होगा? क्या एक ही लैंग्वेज और एक ही डायलैक्ट होगी? नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। सो टुमारो आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस थिंग। साथ ही साथ में ज्योग्राफी के अंदर मेरा लैंडफॉर्म वाला काम हो चुका है, वो आपका थॉरो रिवीजन में हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग विद एटमॉस्फेयर एंड देन फाइनली विल बी मूविंग इनटू हाइड्रोस्फीयर। मतलब हम नहीं जाएंगे पानी में तैरने। सो दैट इज द प्रोसेस। तो आज 2 सेशन थे, कल गॉड विलिंग 3 सेशन रहेंगे। ये वाला सेशन मुझे लेना है, इसके अंदर मैं जनरल ट्राइब्स को इन्वॉल्व करूंगा जो इंडिया की ट्राइब्स आती हैं। वर्ल्ड की ट्राइब्स इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया हुआ है। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर कुछ ट्राइब्स मैंने निकाल रखी हैं, वो मैं आपको दूंगा। बाकी सारी ट्राइब्स तो पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली उसके ऊपर काम करना है आपको। वर्ल्ड की ट्राइब्स के नोट्स जब आपके पास हैं, नोट्स नहीं, वो सिर्फ नाम है और कहाँ है वो है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको मेरे नोट्स में। सो आपको उसको मैप्स के ऊपर प्लॉट करना है कि कौन सी ट्राइब कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट की है, कौन सी कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन वहाँ बन सकते हैं, तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली काम करिएगा। सो ये एक सरदर्द है जिसको आई एम ट्राइंग टू। हाँ, एक और चीज़, ऑक्यूपेशन। ट्राइब है, उनके कुछ खास के ऑक्यूपेशंस होते हैं, सबके नहीं होते, क्वेश्चन आते हैं। एक और चीज़ है कि इनकी रेस कौन सी है, किस रेस को बिलोंग करते हैं। सो जो क्लासिफिकेशन वाला मामला है उस पर प्रीलिम्स के अक्सर क्वेश्चन है। कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन हैं। सो आई विल बी ट्राइंग टू इवॉल्व ऑन टू दैट। सो कल हमारा मेन काम रहेगा जो इंडिया की ट्राइब्स हैं उनकी जो बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं। पहले वाले नोट्स दे वर क्रूड, सो 2.0, 3.0, प्रोबेबली 3.0 थर्ड वर्जन है मेरा ये अब। सो तीसरा वर्जन आपको कल देना चालू करूंगा। सर एकता सिस्टम में जो मेन हेड्स होते थे उनको लैंड देते थे, बट इक्तादार अपने अंडर के लोगों को कैश देता था। वो मुझे नहीं मालूम कि क्या कैश देता था कि नहीं देता था, वो भी काइंड में देता होगा। जब लूट के लाया, अच्छा 50 किलो लाया, 2 किलो तू ले जा, आई डोंट नो दैट। इक्तादार वो अभी एक क्रूड फॉर्म है। एकता बलबन के टाइम पर जब हटाने की कोशिश की जाएगी तब प्रीडोमिनेंट हो जाएगा। ओके, इसको देखना, और अगर इसका डेटा तुम्हें मिल जाता है तो मुझे भेजना, किसी बुक से भी अगर मिल जाता है तो। एनी क्वेश्चंस? एक मिनट, नहीं दिया एमपी की बुक में कुछ कंफ्यूजन अलग होता है। शिवल ये नहीं समझ पाए किस चीज़ के बारे में बोलो, ट्राइब्स के बारे में? बातचीत करते हैं ना, लेटर्स, कम्युनिकेशन, ट्रीटी साइन कौन करेगा? तो मतलब कोई भी काम होगा लिखा पढ़ी वाला होगा ना, करस्पॉन्डेंस इज दैट थिंग। ट्राइब्स, ओके, आप समझ गए होंगे। सो इट्स अ ह्यूज टॉपिक। इन फैक्ट पेपर 2 पार्ट 2 बहुत भयंकर मासिव है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग वो इतना मासिव निकलेगा, बट इट वॉज फिनोमिनली मासिव, इट इज़ मासिव। सो चूँकि ये मेंस के अंदर मैंने बहुत थोड़े से में लिया था, सो मेंस वाले लोगों के लिए अभी वापस से उसको एनालाइज करता हुआ काम कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे जर्नलिस्टिक अप्रोच के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, धीरे धीरे आप लोगों को देता रहूँगा मैं कुछ मटेरियल। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।